हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो अपनी एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे हैं उसमें आज ये क्लास 7 का 3rd नंबर का चैप्टर है, यानी कि चैप्टर जो 3 है। आज हम लोग उससे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें आपको दिल्ली के सुल्तानों के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली किस राजवंश के शासन काल में पहली बार किसी साम्राज्य की राजधानी बनी थी। हमारे पास ऑप्शंस हैं चौहान राजवंश, दूसरा है तोमर राजवंश, तीसरा है गुप्ता राजवंश और लास्ट में आप देखिए तो मौर्य राजवंश। तो आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली जो कि वर्तमान में भी हमारे भारत देश की राजधानी है, उसको पूछ रहे हैं कि सर्वप्रथम वो किसके टाइम पीरियड में मतलब कि राजधानी के रूप में पहचानी गई। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहला जो ऑप्शन है, यानी कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ख, यानी कि तोमर राजवंश। जो तोमर राजवंश के शासक थे उनके द्वारा सर्वप्रथम दिल्ली को एक राजधानी के रूप में जो है बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली किसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। तो आपको बताना है कि किनके टाइम पीरियड में दिल्ली को महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना गया। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला है कि मौर्य और गुप्ता साम्राज्य, तो इनके टाइम पे तो नहीं ही होगा। दूसरा कह रहे हैं तोमर और चौहान, फिर कह रहे हैं मुगल और खिलजी, लास्ट में आप देखिए कह रहे हैं कुषाण और शक। तो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि तोमर राजवंश और चौहान राजवंश के द्वारा दिल्ली को व्यापारिक केंद्र के रूप में बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, यानी कि सबसे अच्छा सोर्स वो कौन सा है जिससे हमें दिल्ली की सल्तनत में जो सुल्तान हुए हैं उनकी जानकारी मिलती है। हमारे पास ऑप्शंस हैं अभिलेख, दूसरा है सिक्के, फिर स्थापत्य, लास्ट में आप देखें इतिहास और तवारीख। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि इतिहास और तवारीख से हमें सबसे अच्छी जानकारी मिलती है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य ये सभी प्राचीन काल में आप देखेंगे तो जो शासक रहे हैं उनके बारे में जानकारी के सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं। लेकिन जो दिल्ली के सुल्तान हैं वो मध्यकालीन भारत में आ जाते हैं और मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे कि इतिहास और तवारीख का महत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। ये जो तवारीख है ये एक मतलब कि शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है तारीख। क्या होता है? तारीख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि मिनहाज उस सिराज के अनुसार एक आदर्श समाज में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो जो मिनहाज सिराज हैं ये एक मतलब कि लेखक थे कुल मिलाकर के मध्यकालीन भारत में। आपसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो रचनाएं की हैं उसमें इन्होंने एक आदर्श समाज में महिलाओं की क्या भूमिका बताई है, महिलाओं की भूमिका को किस रूप में इन्होंने वर्णित किया है, यही आपसे पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं शासक, तो बिल्कुल भी नहीं, अभी हम रजिया के बारे में बताएंगे इनके पवित्र विचार क्या रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं पुरुषों के अधीन, तीसरा स्वतंत्र, चौथा है पुरुषों के बराबर। तो सारे जो है ऑप्शंस देख के ही समझ आ रहा है कि ये क्या मतलब कि मध्यकालीन भारत में जो महिलाओं की स्थिति रही है उसके हिसाब से ये क्या विचार दिए होंगे, ये ऑप्शन देख के ही समझ आ रहा है कि ऑप्शन जो बी वाला है वो सही हो जाएगा, यानी कि पुरुषों के अधीन। ठीक है, तो मिनहाज सिराज जो है इन्होंने ऐसा बताया कि भैया एक आदर्श समाज वही होता है जहाँ पे जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के अधीन रह करके काम करें, और शासक के रूप में तो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल नहीं, एकदम पाप है, घोर पाप है इनकी नज़र में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मिनहाज सिराज ने रजिया सुल्तान के शासन को किस लिए अनुचित माना था। ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि वह महिला थी, दूसरा कह रहे हैं क्योंकि वह कुशल शासक नहीं थी, तीसरा आप देखिए कह रहे हैं उसने धर्म का पालन नहीं किया, और चौथा कह रहे हैं कि क्योंकि उसने लोगों का साथ नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप देखिए कि वो कुशल शासिका नहीं थी, ये बात एकदम सरासर गलत है। आप देखेंगे कि जो इल्तुतमिश रहे हैं उनके जितने भी पुत्र रहे हैं उन सारे पुत्रों में यानी कि उनकी जितनी भी औलादें रही हैं उन सारी औलादों में उनकी बेस्ट औलाद थी रजिया। ठीक है, तो इसी वजह से वो अपने जीवित रहते ही उनको सुल्तान
सुल्तान के रूप में घोषित करके मरते हैं। और उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो गलत बात है, धर्म का पालन तो उन्होंने किया ही है। फिर कह रहे हैं उन्होंने लोगों का साथ नहीं दिया तो गलत बात है, उन्होंने लोगों का साथ भी दिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन आ वाला, यानी कि जो मिन्हाज सिराज हैं उन्होंने रजिया सुल्तान के शासन को इसलिए अनुचित माना क्योंकि वह महिला थी। इवन इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है तबकात-ए-नासरी, उसमें इन्होंने ये भी कहा कि यद्यपि रजिया सुल्तान में एक बेहतरीन शासक के सारे गुण हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक महिला है, इसलिए उनका शासक बनना काफ़ी नहीं है, या मतलब शासक बनना अनुचित है। इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो इनके द्वारा दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा क्योंकि वह महिला थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि रजिया सुल्तान ने अपने सिक्कों और अभिलेखों पर क्या लिखवाया। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि वह एक महान योद्धा थी, दूसरा वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, तीसरा वह एक धार्मिक व्यक्ति थी, और चौथा कि वह एक दयालु शासिका या शासक थी। तो जो रजिया सुल्तान हैं इनके द्वारा जो सिक्के और अभिलेख लिखवाए गए हैं उसमें इनके द्वारा ये लिखवाया गया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी वाला है वो एकदम सही हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक पैराग्राफ से मैंने लिए हुए हैं ताकि कोई भी पैराग्राफ में अगर कोई क्वेश्चन बनने लायक है तो आपसे छूटे ना। चैप्टर 3 का है ये, ठीक है, क्लास 7। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि रुद्रमा देवी ने अपने बारे में क्या दावा किया कि वो एक पुरुष थी, वह एक देवी थी, वह एक महान शासिका थी, या फिर वह एक जादूगरनी थी। तो उन्होंने अपने मतलब कि अपने आप को ऐसे प्रेटेंड करके रखा कि जैसे वो एक पुरुष थी, यानी कि जब काकतीय राजवंश की ये शासिका रही हैं रानी रुद्रमा देवी जी, तो जो वंश था उस टाइम पे लोग ना एक महिला को एक शासक के तौर पर देखना हजम नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया। इवन उन्होंने क्या, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ही ऐसे उनको बना के रखा कि जैसे वो एक पुरुष हैं, और वो अपने आप को कैसे संबोधित करवाती थी, राजकुमार रुद्रदेव। क्या, तो राजकुमार रुद्रदेव। ठीक है, तो ये अपने आप को रुद्रदेव के रूप में जो है प्रेटेंड करती थी, यानी कि एक पुरुष की भांति उनका पहनावा, उनका रहन सहन, सारी चीज़ें उनका एक पुरुष की ही भांति रहा है। जो हमारा सीटेट होता है, सीटेट 2020, उसमें एसएसटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रजिया सुल्तान के बारे में लिखा गया था कि वो जो है कब से कब तक शासिका रही हैं। तो आप देखेंगे कि 1236 से 1240 तक जो है उनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, तो ये, और उसमें लिखा हुआ था कि वो इल्तुतमिश की बेटी थी, तो ये बात भी सही है। दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया था कि उन्होंने पुरुष, अपने आप को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। किसने, तो रजिया सुल्तान ने। ये सेम मतलब क्वेश्चन है जो सीटेट 2020 में पूछा गया था, और आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप देखिए कि इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट सही होगा, वो कौन सा, यही कि रजिया सुल्तान जो है जिनका समय 1236 से 1240 तक रहा, वो इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये जो दिया गया था स्टेटमेंट कि उन्होंने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, ये किनके बारे में है, तो ये रानी रुद्रमा देवी के बारे में है, जो कि काकतीय राजवंश की मतलब की रानी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा आ वाला, यानी कि वह एक पुरुष थी। और ये मतलब जो ये क्वेश्चन है, आप सोचिए कि एनसीईआरटी सीटेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे बॉक्स बना करके जो है बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, उसी से क्वेश्चन बनाएं। अगर आप देखेंगे कि जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें बॉक्स में जो भी जानकारियाँ दी हुई हैं उससे हर साल कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे सीटेट में, लेकिन लोग एनसीईआरटी को खुद से पढ़ना नहीं चाहते। ये वाला क्वेश्चन भी ये केवल सीटेट में ही नहीं, यूपीटेट में भी पूछा गया है, इवन कई बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये, और बीपीएससी ने भी इसको पूछा हुआ है क्वेश्चन को, कि जो दिद्दा हैं इन्हें, ये मतलब कौन थी, कहाँ की शासिका थी, और इनके बारे में आपको बताना है, और दिद्दा का जो नाम है एग्जैक्टली वो क्या है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, महारानी, दीदी, रानी या राजमाता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दीदी, यानी कि जो दिद्दा हैं ये शासिका रही हैं, कहाँ की रही हैं, तो जम्मू कश्मीर की रही हैं, और लोग इनको इतना पसंद करते थे कि इनका उपनाम ही दीदी के रूप में जो है चल गया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए वो जो मैंने आपको बताया ना कि ऐसे छोटे छोटे बॉक्स में कई सारी जानकारियाँ दी हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको
एक साथ सब पता चल जाए। तो यहाँ देखिए रजिया के बारे में जो मिन्हाज-ए-सिराज हैं उनके क्या विचार रहे हैं, पवित्र विचार यहाँ आप देख लीजिए कि मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के अनुसार जो स्त्रियां हैं उनको पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ठीक है, आगे बताया है इन्होंने, रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, अर्थात कोई महिला शासिका अगर बनती है तो फिर ये मतलब कि खराब बात है। रानियों यानी कि महिलाओं का जो काम है वो ये है कि वो हमेशा पुरुषों के अधीन रह करके काम करें, ना कि शासक वर्ग में जो है अपने आप को शामिल करें। आगे देखिए, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों के बाद भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो इनकी जो रचना लिखी गई है ना उसमें इन्होंने बताया है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना कि खुदा के खाते में चूंकि उसका ब्यौरा मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए उसने मतलब कि इतनी बेहतरीन खूबियों के साथ होने के बावजूद भी आखिर उसे हासिल क्या हुआ। कुल मिलाकर के 4 साल तक उनका मतलब कि 4 साल 6 महीने टोटल उनका जो है समय रहा है रजिया सुल्तान का, और उसमें भी जब से वो सुल्तान बनी थी तब से लेकर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई वो हमेशा किसी न किसी षड्यंत्र से ही घिरी रहती थी। तो वही यहाँ पे बताया गया है। आगे हम देखते हैं कि रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया, क्या अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, आगे आप देखिए कि आधुनिक आंध्र प्रदेश का जो वारंगल क्षेत्र है अब वो हो गया, अब यहाँ पे रानी रुद्रमा देवी के बारे में बताया गया है। वो मतलब कि आधुनिक जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे एक क्षेत्र हुआ करता था वारंगल वहाँ पे किसी समय काकतीय वंश के जो शासक हैं उनका शासन था और उसी वंश की जो है शासिका थी रानी रुद्रमा देवी। ठीक है, और इनका समय आप देखिए 1262 से 1289 यानी कि रजिया सुल्तान के थोड़ा बाद की ही है, क्योंकि जो रजिया सुल्तान है उनका 1236 से 1240 तक रहा है समय, जबकि रानी रुद्रमा देवी का कब से कब है तो 1262 से 1289 तक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि इनके व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था, यानी कि जो रुद्रमा देवी जी हैं उनका व्यवहार रजिया के व्यवहार से बिल्कुल विपरीत रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि जो रानी रुद्रमा देवी जी हैं इन्होंने अपना नाम जो है वो पुरुषों के जैसे लिखवाया अपने अभिलेखों में और अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, और यहीं से वाला क्वेश्चन उठाया गया था 2020 के सीटेट में। और हालांकि मैंने किया तो था, लेकिन अगर मैंने ये वाली एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन मतलब एकदम मुंह पे रहता। अभी जैसे चीज़ें एकदम क्लियर हैं तो किया था, लेकिन इतना अच्छे से नहीं किया था, इतना डिटेल से नहीं किया था। तो आपके पास मौका है, अब सीटेट अभी तो होने वाला नहीं है, अभी कुछ दिन बाद ही होगा, तो आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं हमारे साथ। आगे देखिए, आगे आपसे कह रहे हैं कि और एक महिला शासक मतलब एक अन्य महिला शासिका के बारे में बता रहे हैं जो इन दोनों लोगों से पहले की हैं, और उनका टाइम पीरियड कब से कब तक का रहा है तो 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी के मध्य रही हैं। कौन है वो, और वो है हमारी दिद्दा, जो महारानी दिद्दा हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका नाम दीदी अर्थात बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को ये स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे 3 जो है महिला शासिकाओं के बारे में बताया गया है, तीनों लोगों का अलग अलग व्यवहार बताया गया है। सबसे पहले हमने देखा किनका टाइम पीरियड, तो हमने देखा रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240। इन्होंने अपने अभिलेखों में क्या करवाया, तो इन्होंने अपने अभिलेखों में लिखवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, फिर हमने देखा दूसरी जो रानी है वो कौन है, रानी रुद्रमा देवी, जिनका टाइम पीरियड है 1236 से 1289, और इन्होंने अपने अभिलेखों में अपने आप को पुरुष के जैसे प्रिटेंड किया है और लोगों में अपने आप को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। उसके पीछे मजबूरी थी, वो चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, कोई भी नहीं चाहता कि उसको अपनी पहचान छिपाकर जीना पड़े। दरअसल लोग ना एक महिला को शासिका के रूप में देखना हजम कर ही नहीं पा रहे थे, और उन जिनकी मतलब ये बेटी थी उनकी इकलौती संतान थी जैसे कि मैं हूँ, तो इस वजह से मजबूरी में उनके माता पिता ने उनको ऐसे पाल के रखा कि आप मतलब कि लोग यही जाने कि आप जो है एक पुरुष हो, यानी कि लड़का हो। आप देखिए मूवी बनी हुई है रानी रुद्रमा देवी करके,
और तीसरा हमने किन के बारे में देखा, तो जम्मू कश्मीर की महिला शासिका जिनका नाम था रानी दिद्दा, और इनका समय भी हमने देख लिया 980 से 1003। ये क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन बन सकता है, तीनों रानियों का नाम दे देंगे और आपको क्रोनोलॉजी सेट करना होगा कि कौन पहले रही हैं। तो महारानी दिद्दा सबसे पहले, उसके बाद फिर आएंगी रजिया सुल्तान और उसके बाद आएंगी रानी रुद्रमा देवी। रानी रुद्रमा देवी के बारे में इसके पहले अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, पीसीएस के थ्रू करवाया जाता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था रानी रुद्रमा देवी वाला। ठीक है, चलिए, हालांकि एनसीईआरटी बहुत ही मतलब कि अच्छी किताब है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनने लगे हैं, तो हमें इसको देखना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों का शासन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, शहरों पर, किले बंद शहरों और गैरिसन, ग्रामीण इलाकों या फिर व्यापारिक मार्गों पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि किले बंद शहरों और गैरिसन। यहाँ तक इनका जो है फेमस था। अभी ये गैरिसन क्या है ये भी ऊपर नीचे बताया गया है, वेट कीजिए। यहाँ देखिए पूछ रहे हैं कि दिल्ली के सुल्तानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो दिल्ली के क्या हर सुल्तान को सेम मतलब जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो देख लीजिए, पहला आंतरिक विद्रोह, बाहरी हमले, खराब मौसम और उपरोक्त सभी। तो ये सारी की सारी बातें सही हैं। कोई भी शासक होगा उसको आंतरिक विद्रोह का भी सामना करना पड़ेगा, विदेशों से भी लोग आक्रांता आते रहते हैं तो उनका भी सामना करना पड़ेगा, और खराब मौसम का भी सामना करना पड़ ही सकता है, जैसे कि जो वो रहे हैं ना कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, आपने बहुत नाम सुना होगा इनका, यानी एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इनके जीवन में इन्होंने जो योजनाएं बनाई सब फेल योजनाएं रही हैं, आगे आपको बताया गया है। तो उसमें एक ये भी योजना रही है कि इन्होंने जो दोआब रहा है, दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के मध्य का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको कहते हैं दोआब। तो इन्होंने टैक्स के कलेक्शन में वृद्धि करने के लिए दोआब का जो क्षेत्र रहा है उसमें क्या किया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। लेकिन इनकी खराब मतलब किस्मत इस तरह से खराब रही कि उस टाइम पे अकाल पड़ गया, जहाँ पे इन्होंने सोचा कि अभी जो है टैक्स इंक्रीज कर देते हैं, आगे चल करके जब ज़्यादा का ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा तो मतलब वो सारे मतलब अच्छी योजनाओं में खर्च कर दिया जाएगा, लोगों के हित में खर्च किया जाएगा, या फिर मतलब जो अपना सैन्य संगठन है उसको मजबूत किया जाएगा। तो हुआ क्या इनके साथ कि उस टाइम पे अकाल ही पड़ गया, मतलब खेत में कुछ उपज ही नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो मतलब कि रहे हैं टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग, उन लोगों ने अत्याचार किए। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है लोगों में ना मतलब विद्रोह की भावना आई, तो उससे क्या हुआ, आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हुआ। तो आप देखिए कि सुल्तान कोई भी हो, उनको अपने टाइम पीरियड में इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ ही जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत या सल्तनत के विस्तार, यहाँ भी सल्तनत दिखा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि वो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। यहाँ पूछ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के विस्तार का श्रेय किन शासकों को जाता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि गयासुद्दीन बलबन हो या अलाउद्दीन खिलजी हो या मोहम्मद बिन तुगलक हो, इन सभी ने जो है सल्तनत का विस्तार किया है। इवन आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड तक तो भारत मतलब कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा जो मतलब विस्तृत एरिया किसी शासक के टाइम पीरियड में था, तो वो किसके टाइम पीरियड में था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सल्तनत की जो भीतरी सीमाएं हैं इन पर अभियान के क्या उद्देश्य रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक रहे हैं जिनके द्वारा अपने भीतरी सीमाओं पर अभियान किया गया है, आपसे पूछ रहे हैं कि उसका क्या उद्देश्य रहा है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, नए क्षेत्रों को जीतना, दूसरा कह रहे हैं कि गैरिसन शहरों को मजबूत करना, तीसरा कह रहे हैं व्यापार को बढ़ावा देना, और चौथा कह रहे हैं धार्मिक प्रसार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि गैरिसन शहरों को मजबूत करना। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। और अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आखिर भीतरी प्रदेश क्या है और गैरिसन शहर कौन से होते हैं।
तो ये देखिए भीतरी प्रदेश क्या है, तो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के वो इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करने के योग्य होते थे, उन्हें कहा जाता था भीतरी प्रदेश। ठीक है, तो किन्हें कहते थे भीतरी प्रदेश? तो ऐसा शहर या बंदरगाह का आसपास, मतलब कि शहर या बंदरगाह के आसपास का इलाका, ऐसा इलाका जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता हो। ठीक है, जबकि जो गैरिसन शहर है वो कैसे होते हैं? तो किलेबंद बसाव जहाँ पे सैनिक रहते थे। ठीक है, तो ऐसे जगह जहाँ पे सैनिक रहा करते थे और साथ में उसकी किलेबंदी भी हुई रहती थी, उसको कहा जाता था गैरिसन शहर। चलिए अब और कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए 13वीं शताब्दी के जो आरंभिक वर्ष रहे हैं उसमें दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन यानी कि रक्षक सैनिकों की जहाँ टुकड़ियाँ रहती हैं उनके निवास के आसपास बने जो मजबूत किलेबंद शहर से उनसे शायद ही कभी आगे फैला हो, यानी कि वहीं तक वो सीमित रह गया था। फिर आप देखिए कि शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर जो भीतरी प्रदेश रहे हैं उन पर इनका नियंत्रण ना के बराबर था, यानी कि जो भीतरी प्रदेश रहे हैं उस पर विशेष ज़्यादा इनका नियंत्रण आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि उन्हें आवश्यक सामग्री तथा रसद आदि के लिए व्यापार या फिर लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, आगे देखिए दिल्ली के सुदूर यानी कि जो हमारा बंगाल वाला और जो सिंध कहाँ है, तो जो सिंध है अभी तो वहाँ पे है ना, हमारा जो जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला रीजन है, एवं जो पाकिस्तान वाला रीजन है, ये समझिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो वो जो रीजन है उस पे बता रहे हैं कि दिल्ली से सुदूर जो बंगाल और सिंध वाला रीजन है, इसके गैरिसन शहरों का जो नियंत्रण है वो भी काफ़ी कठिन था। तो एक तो दूर था और मतलब कि दूर है तो जाहिर सी बात है कि उस पर नियंत्रण करना थोड़ा कठिन हो ही जाता है। और उस टाइम पे इतने संचार के साधन भी नहीं थे कि अभी एक सेकंड में चीज़ें हो जाएं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें, अभी हमारी जो तकनीक है काफ़ी आगे हो गई है। पहले तो घोड़े से ही जाना है, अगर विद्रोह हुआ है तो घोड़े से भागते हुए जाओगे और फिर उसके बाद हथियार चलाओगे और युद्ध करोगे। अभी क्या है, एक मिसाइल दाग दो बस, फिर देखो। आगे देखिए कह रहे हैं कि बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी वहाँ पे संपर्क जो है वो मतलब छिन्न भिन्न हो जाता था, यानी कि अगर बगावत हो गई, युद्ध हुआ या फिर मौसम भी खराब हो गया तो वहाँ से फिर आपका जो कांटेक्ट है वो टूट जाता था। आगे देखिए कह रहे हैं कि शासक को अफगानिस्तान से आने वाले जो हमलावर हैं और उन सूबेदारों से भी बराबर चुनौती मिलती रही थी, यानी कि उस टाइम पे आप देखिए तो अफगानिस्तान से जो लोग आते थे हमला करने के लिए उनसे हमेशा ही चुनौती मिलती रहती थी। और ऐसे शासक जो अगर थोड़ा सा भी मतलब कि दिल्ली सल्तनत में, अगर सल्तनत में जो उनकी राजधानी है वहाँ पे थोड़ा सा भी लगा कि जो शासक है वो कमज़ोर है, तो लोग क्या काम करते थे, विद्रोह करके अपने आप को आज़ाद यानी कि स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। तो इनसे भी सल्तनत में जो है प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट होती रहती थी। आगे देखिए कि इन चुनौतियों के चलते जो सल्तनत है वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। और इसका संस्थापक दिल्ली मतलब कि इसका संस्थापक आप देखें कि गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में माना जाता है। तो ये जो मतलब कि हमारा दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में बता रहे हैं। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें सर्वप्रथम जो शासक रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो वो रहा है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनके द्वारा कौन से वंश की स्थापना की गई थी, तो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। किसकी? तो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो ये की गई थी 1206 में। ठीक है, 1206 में। कौन सा वंश है ये? इसी को बोला जाता है गुलाम वंश। किसने किया, फिर से बता रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये किसके गुलाम थे, तो ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, इसी वजह से जो है इनके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे टोटल 5 राजवंश आते हैं, मतलब कि तो इसमें आप देखिए गुलाम वंश आया, फिर आप देखेंगे खिलजी वंश आया, फिर आया तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश। लोदी वंश में जो अंतिम शासक उनके रहे हैं इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को 1526 में जो पानीपत का युद्ध होता है जिसमें बाबर और किसके मध्य होता है, तो बाबर और जो इब्राहिम लोदी हैं इनके मध्य पानीपत का युद्ध होता है, पहला युद्ध। और इसमें जो इब्राहिम लोदी हैं वो पराजित होते हैं और मारे जाते हैं। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंत हो जाता है और
जो मुगल वंश है उसकी स्थापना होती है। हम लोग काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ें देखेंगे। अभी जो है जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को देख रहे हैं, तो चैप्टर में जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जब कभी डिटेल में पढ़ना होगा तो हम लोग बहुत डिटेल में भी जा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो हमारे NCERT की बुक्स में ऑलरेडी गिवन है। अगर NCERT की बुक्स में नहीं दिया है तो वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस भी कम हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा गहराई में बहुत गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। जिन मुर्दों के बारे में यहाँ बताया गया है उस पर अच्छी पकड़ बनानी है। और भरोसा नहीं है तो आप जाके जो PYQs हैं उनको देखिए, आपको खुद ही समझ आएगा। आगे देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सल्तनत काल रहा है उसकी भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य क्या था। तो उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित जो भीतरी क्षेत्र हैं उनकी स्थिति को मजबूत करना। और इन अभियानों के दौरान आप देखिए कि गंगा यमुना का दोआब मैंने आपको बता दिया कि ऐसी नदियों के मध्य, दो नदियों के मध्य, जैसे ये गंगा और यमुना नदी है, तो सॉरी इनके मध्य में भूमि क्षेत्र तो होगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि एकदम मतलब ऐसे हर जगह पनिये है, तो पनिये पानी तो रहेगा नहीं। मध्य में जो भूमि क्षेत्र होगा वो उपजाऊ होता है, तो उसी को कहते हैं दोआब। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ से जंगलों को साफ कर दिया गया और साथ में जो शिकारी तथा संग्राहक और चरवाहे रहे हैं उनको भी उनके पर्यावास से हटा दिया गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि गंगा यमुना के दोआब में अभियानों के दौरान क्या किया गया। तो आप देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि सभी, यानी कि जंगलों को साफ किया गया, नए शहर बसाए गए तथा सिंचाई व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण भारत पर आक्रमण शुरू हुए। ठीक है, ये हमारा कथन है और कारण है कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार और अपनी सीमाओं का विस्तार करना। तो क्या ये कथन कारण आपस में सही है या गलत है, यही आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। और कथन जो है वो कारण की व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनके द्वारा आप देखिए कि मतलब कि दक्षिण भारत पर आक्रमण शुरू किया गया। और उसका उद्देश्य क्या था, तो ये लोग जो भी आक्रमण किया करते थे उसका उद्देश्य केवल एक ही रहता था, वो था अपना जो मतलब कि विस्तार है वो करना, अपनी सीमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाना। और जब ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाएंगे तो एक तो इनका वर्चस्व स्थापित होगा, दूसरा टैक्स वगैरह भी कलेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने मैप लगाया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपसे यही पूछ सकते हैं कि एक साइड मतलब कि ईयर दिया रहेगा और एक साइड दिया रहता है क्या, तो एक साइड आपको ईयर दे देंगे और एक साइड इनके अभियान दे देंगे और आपको मैच करना रहेगा कि मैच करो कौन सा अभियान किस ईयर में किया गया। या फिर एक साइड ईयर और एक साइड जो अभियान है वो लिख के दे दिया और आपसे पूछ लेंगे कि बताओ कौन सा जो है सही है या फिर कौन सा गलत है। या फिर अब तो इस तरह से भी बन सकता है ना कि आपको मतलब कि 4 अभियान दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि चलो क्रोनोलॉजी सेट करो, कौन सा अभियान पहले हुआ है कौन से बाद में हुआ है। तो इस तरह से देख लेना चाहिए हमें, ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए ये हमारा दिल्ली है, इस दिल्ली में ही उनका केंद्र हुआ करता था। किसका, तो अलाउद्दीन खिलजी का, ये इनकी राजधानी हुआ करती थी ना, तो यही दिल्ली से ही अपना निकालते थे, चलो आक्रमण करो। तो सबसे पहले आप देखिए कि इनके द्वारा जो आक्रमण किया गया है वो कहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले घटना कौन सी घटी होगी, 1299 वाली, नहीं पहले 1296 वाली, देखिए ये रही। लेकिन ये जो 1296 है ये दिल्ली से आक्रमण ना करके कहीं और से किया हुआ है। तो इनके द्वारा आप याद रखिए कि जो पहला आक्रमण है किसी मतलब कि दक्षिण भारत में वो कौन सा रहा है, तो वो कड़ा से इनके द्वारा किया गया है 1296 में कड़ा से ये आक्रमण किए हैं। कहाँ पे, देवगिरी पर। ठीक है, फिर आप देखिए उसके बाद 1299 में ये दिल्ली से गुजरात पे आक्रमण किए। उसके बाद फिर आप देखिए 1303 में, ये जो 1303 वाला ईयर है ये आप देखिए कि 1303 में ये दिल्ली से आक्रमण किए हैं चित्तौड़ पे, राजस्थान का जो चित्तौड़ वाला इलाका है वहाँ। फिर आप देखिए कि 1305 में, पहले यहाँ पे देखिए कि 1302 और 1303 में ये दिल्ली से कहाँ आए हैं, वारंगल। और वारंगल कहाँ है, अभी आपको बताते हुए आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में है वारंगल। ठीक है, तो 1302-3 के मध्य इनके द्वारा दिल्ली से वारंगल पे आक्रमण किया गया। और वारंगल में अभी हमने बताया ना कि काकतीय राजवंश की रानी थी, रानी रुद्रमा देवी जी। और
तो इनको याद रखिएगा। उस टाइम पे रानी रुद्रमा देवी नहीं रही होंगी, उस टाइम पे तो बाद में ही कोई और आ गए होंगे। फिर आप देखिए कि 1301 में ये देखिए ये छूट गया ना, 1301 में इनके द्वारा दिल्ली से रणथंभौर में आक्रमण किया गया। 1305 में मांडू यानी कि दिल्ली से आक्रमण किया है मांडू पे, और फिर उसके बाद कहाँ गए, देवगिरी में चले गए मांडू पे आक्रमण करके। फिर आप मन नहीं भरा तो कहे चलो मांडू में, वहाँ मतलब देवगिरी में भी चलते हैं। देवगिरी में आप देखिए कि 2 बार इनके द्वारा आक्रमण किया गया है। एक बार तो दिल्ली से मांडू और मांडू से देवगिरी आए हैं, दूसरी बार आप देखिए कि कड़ा, यानी कि सबसे पहले तो वो कड़ा से ही आए थे देवगिरी, तो उस टाइम पे उनको वो सब हासिल नहीं हुआ होगा, तो फिर दोबारा से आए हैं कब, तो 1305 में, ठीक है। तो 1296 में मतलब कि आक्रमण किया है देवगिरी पे अलाउद्दीन खिलजी ने, और दूसरी बार 1305 में आक्रमण किया है। फिर आप देखिए यहाँ से यानी कि जो मतलब कि देवगिरी है इसके आगे भी ये बढ़े हैं, और कहाँ गए हैं, तो ये गए हैं होयसल में। और कब, 1310-11 में। होयसल से भी, होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र, होयसल से भी आगे बढ़े और कहाँ गए, तंजावुर में गए हैं, जो कि कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कब, 1311 में, ठीक है। तो ये इनका जो है इतना सारा अभियान रहा है, इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए तो कड़ा से जो है ये आक्रमण किए हैं देवगिरी पे, कब, 1296 में। यहाँ सॉरी अलग से लिख देते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखे हैं कड़ा, तो ज़्यादा तो स्पेस नहीं है यहाँ। तो कड़ा में इनके द्वारा कब आक्रमण किया गया, 1296 में, ठीक है। फिर आप देखिए कि दिल्ली से ये वारंगल गए हैं, वारंगल, और वारंगल में इनके द्वारा कब आक्रमण किया गया है, तो 1302 या 1303 में, ठीक। तो ये वारंगल हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे कि 1299 में इनके द्वारा गुजरात पे आक्रमण किया गया। कहाँ, तो गुजरात पे आक्रमण किया है 1299। ये सब आप मतलब कि लिख लीजिए, आपके काम आएगा, ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये इन्होंने गुजरात पे आक्रमण किया। फिर आप देखिए 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया। कहाँ, चित्तौड़ पे आक्रमण किया है, और कब किया है, तो 1303 में। फिर देखिए 1301 में देखिए रणथंभौर, रणथंभौर में कब आक्रमण किया है, तो रणथंभौर में आक्रमण किया है 1301 में। उसके बाद देखिए मांडू पे आक्रमण कब किया, तो 1305 में इनके द्वारा मांडू पे आक्रमण किया गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि देवगिरी में आक्रमण किया, मांडू से ही आगे बढ़ करके ये फिर 1305 में ही देवगिरी पर भी आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद देखिए देवगिरी से ये आगे बढ़ते हैं, वारंगल जाते हैं, देवगिरी से आगे बढ़े वारंगल के लिए, और कब, तो 1311 में, ठीक है। और देवगिरी से ही आगे बढ़े 1310-11 में कहाँ गए, तो होयसल गए, कर्नाटक का होयसल, जिसकी राजधानी है द्वार समुद्र। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए ये तंजावुर में जो है अटैक करते हैं, और कब, तो 1311 में। तो 1311 में ही 3 अटैक याद रखिएगा, एक तो होयसल, दूसरा वारंगल, और तीसरा तंजावुर। तो ये सारे इनके जो है अभियान रहे हैं दक्षिण भारत में। किसके, तो ये भैया अलाउद्दीन खिलजी हैं, यानी कि AK, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको। मैप जो है खुद ही से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको 1-2 बार खुद देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान रहे हैं इनके द्वारा जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है यहाँ पे किस स्थान पर मस्जिद बनवाई गई। पहला कह रहे हैं केवल भारत में, दूसरा केवल पाकिस्तान में, तीसरा अनेक शहरों में, और चौथा है कि केवल राजधानी में। तो इसका सही हो जाएगा आंसर डी, मतलब कि C वाला, यानी कि अनेक शहरों में इनके द्वारा मस्जिदें बनवाई गई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि मस्जिद बनाने के पीछे सुल्तान का क्या उद्देश्य रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने के लिए रखना चाहते थे, यानी कि मुसलमान कहीं के भी हों, सब आपस में भाई हैं। तो इस तरह की जो नीयत है वो इन लोगों की थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए किसे सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। हमारे पास ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है मतलब कि स्थानीय जमींदारों को, दूसरा आप देखिए अपने गुलामों को, तीसरा विदेशी व्यापारियों को, और लास्ट में आप देखिए कि धार्मिक विद्वानों को। तो ये क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, ढूंढे ढूंढे भी मैंने बड़ी मेहनत से ये सारे क्वेश्चन अपने निकाले हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि अपने गुलामों को। और जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं इनके द्वारा अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए जो सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था वो अपने गुलामों को नियुक्त किया गया था। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो उनके गुलाम थे वो उनके प्रति बहुत वफादार रहे हैं। आप देखिए कि जो मोहम्मद गोरी है उसका वो गुलाम ही तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको उन्होंने अपना मतलब कि राजपाट ही पूरा दे दिया था। आगे चल के आप देखिए जो इल्तुतमिश हैं वो मतलब उनको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो जो इल्तुतमिश हैं उन्होंने वो भी मतलब कि गुलाम ही थे ना, और
गुलाम मतलब कि थे और उसके बाद भी जो है शासक बनते हैं। तो क्यों शासक बनते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति जो है वो कूट कूट कर भरी थी। ठीक है, तो बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सुल्तान अपने गुलामों को सूबेदार क्यों नियुक्त किया करते थे? यानी कि सुल्तान के द्वारा किसी अन्य लोग को ना अपना मतलब कि सूबेदार नियुक्त करके अपने गुलाम को नियुक्त किया जाता था। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, ये आपको बताना है। कह रहे हैं क्योंकि वे स्थानीय लोगों से बेहतर प्रशासक थे। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जब आप उनको मौका ही नहीं देंगे स्थानीय लोगों को, तो आप कैसे जान पाएंगे कि वो बेहतर हैं या नहीं। दूसरा, क्योंकि वे सुल्तान पर पूरी तरह से निर्भर थे। तीसरा, कह रहे हैं कि क्योंकि वे सैन्य अभियानों में अधिक कुशल थे। और लास्ट में कह रहे हैं कि क्योंकि वे स्थानीय भाषा और संस्कृति से परिचित थे। तो स्थानीय भाषा और संस्कृति से उन लोगों से ज़्यादा तो वो लोग जो है परिचित होते ना जो वहाँ के मतलब कि निवासी हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला, क्योंकि वे सुल्तान पर पूरी तरह से निर्भर थे और अपने सुल्तान के प्रति काफ़ी स्वामी भक्त भी थे। ठीक है, तो बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहे हैं कि खिलजी और तुगलक शासकों के द्वारा निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त करने के क्या परिणाम हुए? हमारे पास ऑप्शंस क्या है? राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक समानता या फिर आर्थिक समृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजनीतिक अस्थिरता जो है वो उत्पन्न हो जाती है जब खिलजी और तुगलक वंश के शासकों ने क्या किया, उच्च पद के लोगों को मतलब कि उच्च पदों पर जो निम्न लोग रहे हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं, जब उनको वहाँ पे मतलब स्थानांतरित किया या उनको वहाँ पे जगह दी तो क्या हुआ? तो राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल है वो उत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने लगा के रखा है। तो यहाँ देखिए कि खलजी तथा तुगलक शासक, ये बंदगा मतलब क्या होता है? तो गुलाम को जो है वो बंदगा कहा जाता था। और साथ में ये अपने पर आश्रित जो निम्न वर्ग के लोग थे इनको भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे हैं। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। लेकिन इससे क्या हुई? तो इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। आगे देखिए, कह रहे हैं कि गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। और इसका जो मतलब कि बहुत जीता जाता एग्जाम्पल रहा है वो रहा है इल्तुतमिश रहे हैं, इनके द्वारा एक चालीसा दल की स्थापना की गई थी। क्या? तो चालीसा दल की स्थापना की गई थी। तो ये जो चालीसा दल है उसमें 40 सरदार थे और ये लोग अपने मालिक के प्रति यानी अपने इल्तुतमिश जो शासक रहे हैं उनके प्रति तो काफ़ी वफादार थे। लेकिन आगे चल के रजिया को जो सुल्तान बनने के रूप में नहीं देखना चाहने वाले में थे, उसमें यही 40 सरदार ही रहे हैं। ठीक है, तो इन 40 सरदारों ने ही मिलकर के रजिया की हत्या करवाई थी। तो ये अपने जो मतलब कि मालिक रहे हैं उनके प्रति तो वफादार रहते थे, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी होते थे उनके प्रति इनकी फिर कोई स्वामी भक्ति नहीं रहती थी। तो इसको भी हमें याद रखना है। नए सुल्तानों के अपने नौकर हुआ करते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने जो सरदार हैं इनके मध्य झड़प होनी स्टार्ट हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण जो उच्च वर्ग के कई लोग हैं उनको गहरा धक्का लगता है। और फारसी जो तवारीख के लेखक हैं, तवारीख मतलब क्या होता है? तारीख। तो उनके जो लेखक हैं इन्होंने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर जब मतलब स्थान दिया गया तो उसको उनके द्वारा आलोचना भी की गई है। तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ देखिए जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक हैं इनके अधिकारी जन के बारे में बताया गया है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि कौन कहाँ से बिलोंग करते थे। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उनके अधिकारियों में देखिए कौन कौन निम्न वर्ग से आ रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक एक कलाल यानी कि शराब बनाने वाले और बेचने वाले व्यक्ति को उच्च पद पे बैठाया। फिर आप देखिए कि फिरुज हज्जाम मतलब होता है नाई, तो इनको जो है मनका तब्बाब नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को भी ऊंचे प्रशासनिक पद पर आसन दिया। ठीक है, फिर आप देखिए कि 14वीं शताब्दी के मध्य के जो इतिहासकार रहे हैं जिनका नाम है जियाउद्दीन बरनी, ठीक है, इन्होंने बताया कि ये जो नियुक्तियां की गई हैं वो सुल्तान के जो सुल्तान जिनके द्वारा ये नियुक्ति की जा रही है तो उनको बारे में कह रहे हैं कि उनके विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता का उदाहरण है ये। ठीक है, तो मतलब कि जो सुल्तान है जो निम्न वर्ग के लोगों को हाई पोस्ट पे ले जा रहे हैं तो समझ लो कि उस सुल्तान की जो मति है वो भ्रष्ट हो गई है। तो इनका कुल मिला के ये कहना था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं
कह रहे हैं कि फारसी तवारीख के लेखक दिल्ली के सुल्तानों की नीति की आलोचना क्यों करते थे। तो अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, तो इसको ज़्यादा मतलब कि ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुल्तानों ने निम्न वर्ग को अधिक महत्व दिया हुआ था, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि खिलजी और तुगलक शासकों ने सेनापतियों को क्या कहा। तो उस टाइम पे सेनापति थे उनको इक़्तिदार, मुफ्ती तथा मनसबदार कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। यहाँ हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन की जो है पहले वाले जो सुल्तानों की तरह, यानी कि जो इसके पहले सुल्तान रहे हैं वो, और अभी आप देखिए कि जो खिलजी और तुगलक वंश के शासक रहे हैं ये, इन लोगों ने क्या काम किया है। तो मतलब कि सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। वे लोग जिनको सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया है और जिस इलाके में वो मतलब कि नियुक्त होते थे उस इलाके को क्या कहा जाता था, तो उस इलाके को कहा जाता था इक्ता। ठीक है, तो जहाँ पे सूबेदार नियुक्त हुए हैं वो जो इलाका है उस इलाके को कहा गया इक्ता। और उन्हें संभालने वाले जो व्यक्ति होते थे या अधिकारी होते थे उन्हें कहते थे इक्तेदार या मुक्ति। क्या कहते थे, तो उस इक्ता को संभालने वाले जो व्यक्ति हैं या अधिकारी हैं उन्हें इक्तेदार या फिर मुक्ति कहा जाता था। आगे देखिए, मुक्ति का फर्ज क्या था, तो मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों के कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, और अपनी अपनी सैनिक सेवाओं के बदले में फिर वेतन के रूप में क्या मिलता था, तो जो वेतन के रूप में मुक्ति जो है वो अपने इलाके से राजस्व की वसूली किया करता था, यानी कि जो उनको इक्ता मिला हुआ है आप उससे टैक्स वगैरह कलेक्ट करो, वही आपका वेतन है। आगे देखिए, राजस्व के रूप में मिली जो रकम है उससे ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी दिया करते थे। और साथ में मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि वो जो पद था, यानी कि जो इक्तेदार या मुक्ति हैं उनका पद परंपरागत यानी कि वंशानुगत नहीं था। ऐसा नहीं है कि अगर पापा जो है इक्तेदार हैं तो उनका बच्चा भी इक्तेदार होगा, नहीं, वो मतलब कि वंशानुगत पद नहीं था। ठीक है, आगे चलिए, कह रहे हैं कि और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिलता था, जिसके बाद फिर उसका स्थानांतरण कर दिया जाता था। आगे देखिए कि जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रहे हैं और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके शासनकाल में तो नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होने लगा। जो मुक्ति लोग थे उनके द्वारा जो एकत्र किए गए राजस्व थी उसकी रकम का हिसाब लेने के लिए जो राज्य है उसके द्वारा एक लेखा अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया, यानी कि जो इक्तेदार रहे हैं उनकी बुरी स्थिति अब शुरू हो गई है। और इस बात का भी ध्यान रखा जाने लगा कि जो मुक्ति है वो राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे, यानी कि मनमानी काम ना करे। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये सब किसके टाइम पीरियड में हुआ है, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। उसके पहले तो सब मनमानी तरीके से टैक्स भी वसूलते थे, तो और राज्य में भी मतलब उनका कोई लेखा जोखा नहीं रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि खिलजी और तुगलक शासकों के द्वारा इक्तेदार प्रणाली को लागू करने के क्या उद्देश्य हुए। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस पूरे। कह रहे हैं कि सैन्य संगठन को मजबूत करना और राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करना, लेकिन शासन को विकेंद्रीकृत करने और सामंतवाद की ओर झुकाव दिखाने का खतरा था। तो ऐसा तो कुछ समझ नहीं आया मुझे। दूसरा कह रहे हैं शासन को पूरी तरह से विकेंद्रीकृत करना, तो पूरी तरह से वो लोग विकेंद्रीकृत करना ही नहीं चाहते थे, तो इसको तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए। फिर कह रहे हैं सैन्य संगठन को कमजोर करना, अगर सैन्य संगठन कमजोर कर देंगे तो काम कैसे चलेगा। फिर कह रहे हैं डी में कि सैन्य संगठन को मजबूत करना, राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करना और शासन को केंद्रीकृत रखते हुए सामंतवाद को रोकना। ये वाला एकदम परफेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी वाला। तो खिलजी और तुगलक शासकों के द्वारा जो इक्तेदार प्रणाली को लागू किया गया था उसका उद्देश्य यही था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस पर टैक्स लगाया जाता था। तो भैया सब पे वो लोग टैक्स लगा के रखे थे, फिर चाहे किसान हो, चाहे सामंत हो, चाहे आम लोग हो, हर एक के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में क्या बदलाव किए थे। तो आप देखिए कि जो भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार है उसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही हाथों में ले लिया था। ऑप्शन बी जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और आप विकल्प जो है उसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई जो हमारा 1.0 हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई 1 जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई अब बताना क्या है कि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, बस हम लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। क्या कह रहे हैं मोरक्को के यात्री रहे हैं इब्न बतूता, इनके द्वारा भारत में किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो इब्न बतूता आए
ये कहाँ के थे? मोरक्को के यात्री थे और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है किताबुल रहला। ठीक है, क्या नाम है? किताबुल रहला। हो सकता है आपसे पुस्तक ही पूछ लें इस बार। तो जो किताबुल रहला पुस्तक है ये इन्हीं की है। तो इसी में बता रहे हैं कि इसी पुस्तक में आप देखिए कि इन्होंने भारत के किस चीज़ के बारे में जानकारी दी है। तो ऑप्शंस क्या हैं? भारतीयों के भोजन के बारे में, कपड़ों के बारे में, या उनके रहन सहन के तरीके, या फिर उनके त्यौहार। तो अब देखिए एक ऐसा इसमें विकल्प आपको मिल रहा है जिसमें अन्य जो विकल्प हैं वो सब समाहित हैं। जैसे जो गा वाला है वो सही है कि भारतीयों के रहने के तरीके के बारे में इन्होंने बताया है। तो जाहिर सी बात है कि उस रहने के तरीके में उनका भोजन भी बताए होंगे, कपड़ा भी बताए होंगे और त्यौहार भी उन्होंने बताया ही होगा। ठीक है, तो जो गा वाला है वो सही हो जाएगा। यहाँ देखिए उनके बारे में बताया गया है, सरदार और उनकी किलेबंदी लेकर के, मतलब ऐसा टाइटल डाल करके बताए हैं कि जो अफ्रीकी देश के यात्री थे, मतलब अफ्रीकी एक देश है मोरक्को, अफ्रीका में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें एक देश है मोरक्को, उसके पश्चिम साइड में है एग्जैक्टली। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ से 14वीं सदी में मतलब कि एक यात्री आए थे जिनका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, और इन्होंने बतलाया है कि सरदार जो है वो कभी कभी क्या काम किया करते थे, तो चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बना करके रहा करते थे और कभी कभी जो बांस के झुरमुट हैं उसमें रहते थे। भारत देश में इन्होंने बताया कि जो बांस होता है ना वो पोला नहीं होता है, यानी कि खोखला नहीं होता, पर मेरे घर में जो है वो तो खोखला है। आगे देखिए कह रहे हैं ये बहुत बड़ा होता है, तो हाँ बड़ा तो होता है। फिर कह रहे हैं इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि इन पर आग का असर भी नहीं होता, तो अगर सूख जाता है तो आग बहुत तेज़ी से उसमें जलती है, बाकी गांठ वगैरह तो रहती ही हैं। फिर कह रहे हैं कि और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। बहुत मजबूत नहीं होते लेकिन होते हैं, जब तक मतलब कि उसमें घुन नहीं लग जाता तब तक मजबूत रहते हैं। फिर कह रहे हैं कि सरदार जो है इन जंगलों में रहा करते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर की तरह काम किया करते थे। फिर कह रहे हैं इस दीवार के घेरे में ही जो उनके मवेशी हैं वो भी रहते थे और जो फसल वगैरह थी वो भी इसको यहीं पे रखते थे। आगे कह रहे हैं कि अंदर ही पानी भी उपलब्ध होता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ जो वर्षा का जल है वो लोग उसको मतलब कि संचय करके रखते थे। कह रहे हैं इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता, यानी कि उनको वहाँ से फिर हराना आसान नहीं होता था। और साथ में ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों और बांसों को काट डालती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसी वजह से यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है कि भारतीयों का जो रहन सहन का तरीका है वो इनके द्वारा बताया गया है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? उसमें बीपीएससी में पूछा गया था कि जो मतलब कि क्या नाम था उनका, याद ही नहीं आ रहा है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता, उनसे पूछा गया था दरअसल कि ये इब्न बतूता जो है वो कहाँ से आए थे। तो याद रखिएगा कि मोरक्को से आए थे। मोरक्को क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो पश्चिम साइड वाला एक देश है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन इसका नहीं बनाया, कि सल्तनत काल में आपको 3 तरह के कर मिल जाएंगे और वो कर क्या थे, मतलब कौन से थे? तो पहला था कृषि कर, जिसको क्या बोलते थे? खराज। ठीक है, तो ये खराज जो है ये कैसा कर था? तो कृषि कर था, यानी कि एग्रीकल्चर पे लगता था। दूसरा आप देखिए ये आप देखिए कि मतलब कि इतना ज़्यादा हो जाता था कभी कभी कि उपज का 50%, अगर आपने 2 बोरी जो है धान उगाया है तो 1 बोरी तो टैक्स में ही चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत हाई रेट का ये टैक्स था। फिर कह रहे हैं मवेशियों, अगर आपने जानवर वगैरह पाले हैं तो उन पे भी कर देना पड़ता था, घर में रह रहे हैं तो उसका भी टैक्स देना पड़ता था। आगे चल के मतलब कि बहुत सारे टैक्सेस को कम करके केवल 4 तरह का टैक्स रख दिया गया था FST के द्वारा, तो उसको हम आगे देखेंगे। और अब मेरे ख्याल से ख़त्म भी होने वाला है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको और देख लीजिए। जैसे जो चंगेज खान रहे हैं, ये चंगेज खान है तो ये मंगोलों का जो आक्रमणकारी रहा है उसी को कहते थे चंगेज खान। इसने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में जो ट्रांस ऑक्शियाना यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान वाला रीजन है उस पर क्या किया था? हमला किया। ठीक है, और इसके बाद ही वो शीघ्र ही दिल्ली सल्तनत को मतलब कि आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो किसके टाइम पीरियड में? तो ये क्वेश्चन एक बार CMTS में पूछा है कि किसके टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो है ये धावे हुए हैं। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक और कौन, तो और है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इससे मजबूर होकर के इन दोनों सुल्तानों को एक विशाल फिर अस्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी, यानी कि भाई जब रोज रोज आप मुंह उठा के आक्रमण ही किए रहोगे तो हम लोगों को तो अपना मजबूती से सेना रखना ही पड़ेगा ना। जैसे आज चाइना को लेकर के देख लीजिए, जब देखो तब उसका मन करता है चलो 2-2 हाथ हो जाए। तो अगर हम लोग अपनी सेना को मजबूत नहीं रखेंगे तो हम लोग तो धराशायी हो जाएंगे, लेकिन हमारी सेना भी मजबूत है, उनको धराशायी करके आ जाती है। तो वैसे ही फिर इनको जो स्थानीय सेना रखनी पड़ी मंगोलों से निपटने के लिए। और इतनी विशाल सेना अगर रख रहे हैं तो भैया उसको फिर
खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ देना पड़ता है ना। तो इसके लिए फिर दिल्ली के सुल्तान रहे उन्हें कई चुनौतियां आई उनके सामने, तो उसका उन्होंने सामना कैसे किया ये आपको यहाँ 2 कॉलम बना करके बताए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कैसे निपटे इस प्रॉब्लम से। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनके बारे में बता रहे हैं कि दिल्ली पर 2 बार हमले हुए इनके समय में। कब? एक तो 1299 से 1300 ईस्वी में और दूसरा 1302-3 में, ठीक है। तो इनका सामना करने के लिए इन्होंने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर बनवाया। तो गैरिसन क्या है? जहाँ पे सैनिक वगैरह रहा करते थे, तो उसका नाम क्या था? सीरी नाम था, याद रखिएगा। सीरी नामक गैरिसन शहर किसने बनवाया था सैनिकों के लिए? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर देखिए सैनिकों की भाई भोजन की भी समस्या हो रही थी, तो इन्होंने गंगा यमुना के बीच की जो भूमि है वहाँ पे जो है टैक्स जो है उसको ज़्यादा ही मतलब इकट्ठा करने की बात किया और साथ में किसानों की पैदावार का 50% तक का जो हिस्सा है वो टैक्स के रूप में लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर अब देखिए कि सैनिकों को वेतन भी देना पड़ता था, तो इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब जमीन नहीं देंगे कि चलो जमीन ले लो और उससे जो है टैक्स कलेक्ट करो, नहीं, अब हम आपको नगद पैसा देंगे। और सैनिक अपना आवश्यक सामान जो है वो दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि जो व्यापारी है वो अपनी चीज़ों की जो कीमतें हैं उसको बढ़ा देंगे। तो इसको रोकने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों का नियंत्रण लागू कर दिया, ठीक है। यानी कि एकदम कीमतें फिक्स रहेंगी, आपको इसी पे बेचना पड़ेगा। फिर अफसर जो है वो बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते रहते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा भी मिलती थी। इवन उनके शरीर का जो मतलब कि 1 किलो तक का मांस काट लिया जाता था, इतनी भयानक सजा मिलती थी। तभी तो लोग एकदम मतलब ये भ्रष्टाचार से बच के रहते थे, मिलावट नहीं करनी है, रेट नहीं बढ़ाना है, मनमानी तरह से नहीं करना है। अब जैसे हमारे यहाँ एक दुकान हुआ करती थी, अभी भी है, थोड़ा कम चलती है, वो 5 रुपए का जो पार्ले जी है ना उसको ये ला के 6 रुपए में बेचा करते थे, ठीक है। जो 5 इवन उसमें लिखा हुआ है जो मतलब प्राइस रेट है वो 5 लिखा है, उसके बाद भी 6 रुपए का बेचते थे। तो ऐसे हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासनिक कदम हैं वो काफ़ी सफल रहे हैं और इतिहासकारों ने कीमतों की कमी और बाजार के वस्तुओं में कुशलता से आपूर्ति के लिए जो उनका टाइम पीरियड है उसको जो है काफ़ी उसकी प्रशंसा की जाती है। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनके द्वारा जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई है, यानी कि कीमतों को एकदम फिक्स रखा जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है लोगों के द्वारा। और मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया, ठीक है। तो ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अब आप देखिए जरा सा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, चूंकि इनके द्वारा पे भी काफ़ी सारे हमले हुए हैं, तो चलिए इनका देख लेते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या किया गया। तो यहाँ देखिए मोहम्मद तुगलक के शासन के जो प्रारंभिक वर्ष रहे हैं इसमें भी सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना यद्यपि परास्त हुई, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसआक्सियाना पर आक्रमण की योजना ही बना ली, ठीक है। और एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। तो आगे देखिए दूसरा, नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने दिल्ली के जो 4 शहर हैं उसमें सबसे पुराने शहर जिसका नाम था देहली ए कुहना, इसको निवासियों को खाली करवा दिया। यानी कि जो दिल्ली के वहाँ पे रहने वाले निवासी थे उनको वहाँ से कहा चलो भैया भागो यहाँ से, इसको खाली करो। और वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे सैनिक छावनी बना दी और पुराने शहर के जो निवासी हैं बेचारे इनको फिर दक्षिण में बनी जो नई राजधानी थी दौलताबाद वहाँ पे भेज दिया गया, ठीक है। कितने लोग जीवित जा पाए थे, मतलब क्या ही बताना है। गलत टाइम पे इनके द्वारा योजनाएं लाई गई हैं। यहाँ देखिए सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की जो विशाल संख्या है उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त टैक्स भी लगा दिया और उसी टाइम पे क्या हो गया, अकाल पड़ गया, ठीक है। तो इन्होंने ना जो भी चीज़ें लागू करने की कोशिश की उन सब का उल्टा ही असर दिखा है। आगे देखिए मोहम्मद तुगलक जो है इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देना चाहते थे ये, ठीक है, तो देते थे एग्जैक्टली, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कुछ जैसे आज हम लोग कागजी मुद्रा यूज़ करते हैं ना, 10 रुपए का नोट, 15 मतलब 20 रुपए का नोट, तो उस आधार पे इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने मुद्रा की तरह एक जो टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा है वो चला दी। यानी कि आपका जो सोने चांदी का मुद्रा है उसको आप अपने घर में रखो, सांकेतिक मुद्रा का जो है आप वो यूज़ करो, तो उसको इन्होंने स्टार्ट किया। और ये सिक्के जो है धातु के ही बने होते थे, लेकिन सस्ती धातु के बने होते थे। और आगे देखिए कह रहे हैं कि
14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा था नहीं। अब जाहिर सी बात है, लोग मूर्ख थोड़ी ना है कि अपना सोना चांदी दे करके जो है मतलब सांकेतिक मुद्रा को रखेंगे। तो वे बड़े चतुर थे और अपने सोने चांदी के सिक्कों को वो बचा करके रख लेते थे और तमाम कर इस जो टोकन वाली मुद्रा थी यानी सांकेतिक मुद्रा, इसी से चुकाया करते थे। और इस सस्ती मुद्रा के जाली सिक्के भी लोग मतलब कि उसको अपने घर में भी सिक्के छाप लिया करते थे। इतना इजी था उसको बनाना, यानी कि उसको ढंग से इन्होंने ना मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इनका ये जो विचार था वो अच्छा था, लेकिन उसको इनके द्वारा इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किया गया। और अच्छे से जब आप उसको केयर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि जाली मुद्रा जो लोग बना के रख ही लेंगे। तो अंत में देखते हैं कि इनका जो स्टोर है यानी कि जो इनका गोदाम है उसमें केवल और केवल जाली सिक्के भरे पड़े हैं। तो ये इनके साथ फिर घोलमेल हो गया। आगे इन्होंने एक और कांड किया है, उसको भी देख लीजिए। और वो क्या रहा है कि मुगल जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए जो प्रशासनिक कदम रहे हैं वो भी काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा असफल रहे हैं। और उसको बता रहे हैं कि कीमतों, यहाँ कहाँ चला गया, कश्मीर पर उनका जो आक्रमण है वो पूरी तरह से विफल रहा। और जब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया, इसी बीच इसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उसने कई परेशानियां पैदा की। दौलताबाद ले जाने वाले लोग बहुत नाराज थे। अब जिनको जिनको यहाँ से भगा दिया गया था ना कि चलो भागो जाओ, खाली करो, यहाँ हम छावनी बनाएंगे, तुम लोग दौलताबाद जाओ, वो लोग नाराज थे। साथ में करों में जो वृद्धि कर दी गई थी, गंगा यमुना दो आप बताए ही थे कि कर में वृद्धि किया और उस टाइम पे वहाँ पे अकाल पड़ गया, तो उससे भी लोग विक्षुब्ध थे। ठीक है, और जनता फिर क्या की, बगावत पे उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः फिर अपनी जो टोकन मुद्रा है वो भी वापस लेने पड़ी। तो इनके द्वारा जो भी नीतियाँ अपनाई गई वो सब की सब फेल गई, जबकि वहीं आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो मतलब की नीतियाँ अपनाई गई हैं वो सभी पास हुई हैं। और इनके बारे में बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट दिया जाता है कि इन्हें लोग पागल बादशाह कहा करते थे, मूर्ख बादशाह भी कहते थे, रक्त पिपासु बादशाह भी कहा करते थे कि इनको, मोहम्मद बिन तुगलक को। एक क्वेश्चन पूछा गया था इनके द्वारा, एक क्वेश्चन आया था, एक भूले भटके एग्जाम हुआ था जूनियर एडेड का, कहाँ पे, तो हमारे भारत देश के स्टेट जिसका नाम है यूपी, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इनके द्वारा एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, याद नहीं आ रहा है अभी हमें। चलिए आप बताइएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, किसी विभाग की स्थापना की गई थी। आप मुझे उस कृषि विभाग का नाम बता सकते हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में जो है पूछा जा चुका है और वो भी सुपर टेट में। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अभी दरअसल मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसको हार्ड जरूर देंगे। तो याद रखिएगा, इसका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कमेंट करना है। आज मैंने और कोई होमवर्क दिया भी नहीं है तो आप इसको ज़रूर कमेंट करिएगा और हम खुद भी अभी कमेंट करके इसको पिन कर देंगे, ताकि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप उसको देख लें, क्योंकि अभी याद ही नहीं आ रहा है। चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक भी कर दें और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मैंने अपने इसी चैनल पे हिंदी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, अगर आप चाहें तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।